जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग AIBE की परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में आज फिर से उपस्थित हूँ मैं, कालीशंकर शारदेय। ये प्रश्न जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये AIBE की परीक्षा के साथ विधि क्षेत्र की अन्य परीक्षाओं से भी संबंधित हैं और उनमें भी इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो अन्य परीक्षार्थी जो AIBE के अलावा जो है किसी अन्य परीक्षा को दे रहे हैं वे भी इसे अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। पहला प्रश्न है, अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा के तहत राज्य विधिज्ञ परिषद अधिवक्ताओं की नामावली तैयार करेगी और रखेगी? अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा के तहत राज्य विधिज्ञ परिषद अधिवक्ताओं की नामावली तैयार करेगी और रखेगी? ऑप्शंस हैं आपके सामने। धारा 15, धारा 10, धारा 12 या धारा 17। इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देने का प्रयास अवश्य क्या करें, तभी प्रैक्टिस सेट का कोई मतलब निकल के आएगा। उत्तर है इसका डी ऑप्शन, यानी कि 17, धारा 17 के अंतर्गत जो है राज्य विधिज्ञ परिषद अधिवक्ताओं की नामावली तैयार करती है और उसे रखती है। आगे देखते हैं, मेहर या मुस्लिम स्त्री की अन्य संपत्ति का विवाह विच्छेद के समय उसको दिए जाने का प्रावधान किया गया है। कहाँ पर? ऑप्शंस हैं आपके सामने। धारा 3 में, धारा 7 में, धारा 5 में, धारा 11 में। ये किस अधिनियम का है ये भी आपको देखना है। ठीक है, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि धारा 3 में मेहर या मुस्लिम स्त्री की अन्य संपत्ति का विवाह विच्छेद के समय उसको दिए जाने का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत तलाक शब्द को परिभाषित किया गया है? यहाँ पे चूंकि अधिनियम का उल्लेख किया गया है तो खोजने में आसानी रहेगी आप सभी लोगों को, और ऊपर वाले प्रश्न में अधिनियम का उल्लेख नहीं किया गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा माइंड मेकअप पहले से ही तैयार करके रखें कि ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं जिसमें अधिनियम का उल्लेख नहीं किया गया होगा। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत तलाक शब्द को परिभाषित किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, 2 ग, 3 क, 3 ग या 4 ख। उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देखते हैं इसका 62 का ए ऑप्शन, यानी कि 2 ग में, धारा 2 ग में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 ग के अंतर्गत तलाक शब्द को परिभाषित किया गया है। आगे देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतर्गत कंप्यूटर से संबंधित अपराध के विषय में प्रावधान किया गया है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतर्गत कंप्यूटर से संबंधित अपराध के विषय में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन हैं आपके सामने, धारा 42, धारा 66, धारा 12 या धारा 74। उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देखते हैं इसका 63 का बी ऑप्शन, यानी कि धारा 66 के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार गोपनीयता और एकांतता भंग के लिए कितने वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है?
गोपनीयता और एकांतता भंग के लिए कितने वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर आप लोग वीडियो पे दें तो अच्छा है, वीडियो पे ना दे सकें तो कॉपी पेन पे ज़रूर अपना लिखते रहें, जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो सके इस प्रैक्टिस सेट का। 64 का उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि 2 वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है। आगे देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा के तहत केंद्रीय सरकार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद को स्थापित कर सकती है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा के तहत केंद्रीय सरकार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद को स्थापित कर सकती है? ऑप्शन हैं आपके सामने। धारा 3, धारा 4, धारा 6 या धारा 8। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर है इसका धारा 3। धारा 3 के तहत केंद्रीय सरकार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद को स्थापित कर सकती है। अगला प्रश्न है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 21 के तहत मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध निर्देश तथा शास्ति जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है? धारा 21 के तहत मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध निर्देश तथा शास्ति जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन हैं आपके सामने। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद को, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष को, आयोग, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ विकल्प थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ये पूरा है, सी अलग से है, सी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। इसका उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, उसे शक्ति प्राप्त है। संविधान की 9वीं अनुसूची के न्यायिक पुनर्विलोकन को उच्चतम न्यायालय के किस मामले के विनिश्चय से अनुज्ञेय बनाया गया है? संविधान की 9वीं अनुसूची के न्यायिक पुनर्विलोकन को उच्चतम न्यायालय के किस मामले के विनिश्चय से अनुज्ञेय बनाया गया है? ऑप्शन हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एम नागराज बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य। यहाँ डी ऑप्शन बीच में नहीं है। डी ऑप्शन जो है IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य है। इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। जो विधि क्षेत्र से हैं संबंधित है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जो विधि क्षेत्र से संबंधित नहीं है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सामान्य अध्ययन में प्रायः पूछा जाता रहा है। 67 का उत्तर देखते हैं डी, यानी कि IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा वाद अल्पसंख्यकों के पहचान से संबंधित है? ऑप्शंस हैं। दिल्ली सरकार NCT बनाम भारत संघ, अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ, इब्राहिम शेख बनाम भारत संघ, अनवर हुसैन बनाम गुजरात राज्य। निम्न में से कौन सा वाद अल्पसंख्यकों के पहचान से संबंधित है? आप लोगों को एक हिंट दे रहा हूं मैं। यह वाद जो है वर्ष 2022 से संबंधित है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद पर अपना निर्णय दिया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपकी आगे आने वाली परीक्षा में। कौन सा वाद अल्पसंख्यकों की पहचान से संबंधित है?
4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो देने का प्रयास करिए। 68 का बी ऑप्शन यानी कि अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ, यह वाद अल्पसंख्यकों के पहचान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, परक्राम्य लिखत से या तो आदेशानुसार या वाहक को ... अभिप्रेत है। क्या है? देय वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक या उपर्युक्त सभी। परक्राम्य लिखत से या तो आदेशानुसार या वाहक को क्या अभिप्रेत है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर है इसका डी ऑप्शन यानी कि उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी में देय वचन पत्र है, विनिमय पत्र है और चेक शामिल है। आगे बढ़ते हैं। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 4 में किसे परिभाषित किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, बैंक कार को, वचन पत्र को, चेक को या लेखीवाल को। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 4 में किसे परिभाषित किया गया है? 4 ऑप्शन हैं, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर है इसका बी ऑप्शन, ठीक है, यानी कि वचन पत्र को परिभाषित किया गया है। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 4 में वचन पत्र को परिभाषित किया गया है। तो ये थे कुछ प्रश्न आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।